जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग ध्यान से लगाइए और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने। और उदयन की बात करें तो ये किस वंश का शासक था, ये भी पूछा जाता है। तो हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, तो हर्यक वंश को। इस बात को ध्यान रखिएगा। कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। तो अगर आपसे पूछे कि शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईस्वी में। किसने किया था? तो कनिष्क ने। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 342। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 342। बाकी 352 के बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये जो वित्तीय आपातकाल है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल को लिया गया है। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और जो भी क्लास में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल थ्योरी के साथ पढ़िए। तो मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही जवाब है राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, एक आर्टिकल है 355। तो 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? संघ सरकार, न कि मुख्यमंत्री। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य की सुरक्षा। चलिए आगे देखिए, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और अगर आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। इसका आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यहाँ पे क्या है? अस इंग्लिश। तो अस को यहाँ पर क्या करेंगे? आगे करेंगे। ठीक है, तो अस को आगे करेंगे तो क्या होगा? वी। ये क्या बनेगा? वी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टीचर्स है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा। तो वी के साथ आर, बाकी टीचर्स का आपका V3 क्या होता है? टाउट। तो वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। पहला वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जो आपका बिहार पुलिस का बैच चल रहा था वो अब आपका क्लोज हो चुका है। तो जिन्होंने ऑलरेडी बैच को परचेज कर लिया है उनको तो ये नोट्स डेली मिल रहा है। अब जिनको केवल ओनली ये नोट्स चाहिए, आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से क्लास का नोट्स मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ में। ये नोट्स आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI रहेगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए। मैसेज क्या करना है? केवल नोट्स चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पर आर्टिकल भरना है, द आर्टिकल होगा,
एन आर्टिकल होगा या फिर ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर होगा राम गेव मी ए 1 रुपी नोट। ए का इस्तेमाल होगा। अब ए का आर्टिकल इस्तेमाल कैसे होगा, तो देखिए एक होता है ए आर्टिकल, एक होता है ए एन आर्टिकल। तो ए का इस्तेमाल कहाँ पर होगा और एन का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो कोई भी वर्ड उसको हिंदी में पहले लिखिए, जैसे वन है तो इसको लिखिए वन, ठीक है। अगर शब्द का शुरुआती जो अक्षर है वो स्वर वर्ण आए तो वहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है, अगर व्यंजन वर्ण आए तो ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर शुरुआत में व आ रहा है, ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि स्वर वर्ण आपका क्या है अ आ हर्षई, ठीक है, जो टोटल 11 है वो स्वर वर्ण है, तो वो आएगा तो एन का इस्तेमाल होगा। जैसे एन का एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिखते हैं, जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को लिखिए हिंदी में तो क्या होता है, शुरुआत में आ रहा है यानी कि स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर क्या होगा एन अम्ब्रेला ना कि ए अम्ब्रेला, ठीक है। तो एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, स्वर वर्ण में। ए का प्रयोग कहाँ होगा, व्यंजन वर्ण में। जैसे लिखते हैं ऑनेस्ट, HONEST, तो इसको हिंदी में लिखिए तो हिंदी में होता है ऑनेस्ट, इस प्रकार से। तो देखिए शुरुआत में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा एन ऑनेस्ट ना कि ए ऑनेस्ट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो वन में शुरुआत में व्यंजन वर्ण व आ रहा है तो यहाँ पर होगा ए आर्टिकल का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर क्या होगा। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सूचना का अधिकार जो है अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, और सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। और रात 8 बजे की क्लास को एक भी दिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और साथ ही हो सकता है आपका 1 तारीख और 2 तारीख 2 दिन आपका क्लास बंद रहेगा, 1 तारीख 2 तारीख, फिर उसके आगे आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो पहले ही बता दिए 1 तारीख और 2 तारीख आपका क्लास बंद रह सकता है। तब तक क्या कीजिएगा, जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसको रिवीजन कीजिएगा। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, भारत और मिस्र, ठीक है, भारत और मिस्र। एक पूछा जाता है सूर्य किरण, ये युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। चलिए लगाइए, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नागालैंड, ठीक है। और झूम कृषि को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ में पूछे झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो दीपा, छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहते हैं। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में झूम कृषि को क्या बोलते हैं, तो पोनम, पोनम क्या बोलते हैं, झूम कृषि को केरल में बोलते हैं पोनम। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, तो दहिया, ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, दहिया और वेवर, बेवर, ठीक है, दहिया और बेवर। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में बोला जाता है दहिया और बेवर, केरल में पोनम, छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, दीपा, क्या बोला जाता है, दीपा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। इसका आंसर है 2016 में, ठीक है, कब, 2016 में। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। आज ये सेट जो है आप लोग रिवीजन के तौर पर लीजिए। तो बिहार का सर्वोच्च जो साहित्यिक सम्मान है ये कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। ये बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। कालिदास सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। भारत का सुशिक्षित समाज
कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? बताइए, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? अंग्रेजी साहित्य पढ़कर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को भी साथ में लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भुलक्कड़। इस प्रकार से लिखा जाता है, डी ऑप्शन में जो लिखा है भुलक्कड़, ठीक है। बाकी ये सब गलत लिखा हुआ है। भुलक्कड़ का मतलब होता है भूलने वाला। सरला से फल खाया जाता है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? तो सरला से फल खाया जाता है, इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा? सरला फल खाती है। क्या बनेगा? सरला फल खाती है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में साइंस क्लास में आपको बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या है, ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे तो अदिश है, तो ये वाला कथन क्या है? गलत है, ठीक है। और यहाँ पे दिया यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक बंद लूप होती है। क्या होती है? एक बंद लूप होती है। और चुंबकीय के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर। फिर से रिपीट कर देते हैं, चुंबकीय के बाहर, ठीक है, चुंबक के बाहर जो चुंबक क्षेत्र रेखा होगा वो किधर होगा? उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के भीतर किधर होगा? दक्षिण से उत्तर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, यह भी गलत है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, ये सही है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, गलत है। ये सीधी रेखा में नहीं होता, ये रेखा एक बंद लूप होता है। तो डी वाला भी गलत है, केवल सी ऑप्शन ही सही है। अब चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है? तो टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। और सीजीएस मात्रक पूछे तो गॉस, सीजीएस मात्रक गॉस, एसआई मात्रक टेस्ला। अच्छा, एक टेस्ला में कितना गॉस होता है? तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। आगे देखिए, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? बताइए, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो इसका सही जवाब है सूत्रकनिका। सूत्रकनिका को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में सूत्रकनिका। सूत्रकनिका को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह क्या है? बताइए, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह क्या है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक? तो याद रखिएगा ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है और उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग। ठोस में चल सकने वाली तरंगें कौन सी है? बताइए, ठोस में चल सकने वाली तरंगें कौन सी है? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें ठोस में चल सकती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, ये ठोस द्रव के ऊपरी सतह पर गमन करता है। अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो ये तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। तो अनुप्रस्थ जो है ठोस द्रव और अनुदैर्घ्य जो है ठोस द्रव गैस। तो यहाँ पर ठोस में पूछा गया, ठोस में तो दोनों कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अनुप्रस्थ जो है ये गैस में नहीं करता है, अनुदैर्घ्य जो है ठोस द्रव गैस तीनों में, जबकि अनुप्रस्थ ठोस एवं द्रव में। लेकिन यहाँ पे ठोस पूछा गया है तो दोनों होगा आंसर। अच्छा, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए, किसी द्रव्य के कणों के बारे में
कौन सा कथन गलत है? तो द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ये गलत है। ठीक है, किसी द्रव्य के कणों के बारे में गलत कथन ये क्या है? तो द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ये गलत है। बाह्य बल से अप्रभावित नहीं रहती है, ये प्रभावित होती है। बाकी द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव्य के कणों के बीच में जगह होती है, द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये सब स्टेटमेंट सही है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह लेंस कहलाता है। बताइए, एक लेंस में जो आवर्धन का मान है सदैव 1 से कम है तो वह लेंस कहलाता है, तो ये कहलाता है अवतल लेंस। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है, जबकि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है 1 से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, और डायोप्टर को मीटर पर पावर -1 से भी लिखा जाता है। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? बताइए, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो जाइलम उत्तक के वाहिका और वाहिनिका ये तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। जाइलम की बात करें तो पौधों का संवहनी उत्तक कौन सा होता है? तो यही जाइलम उत्तक होता है। संवहनी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपसे पूछे कि पौधों का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है तो यही है आपका जाइलम उत्तक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। क्या हो जाएगा? अधर में लटकना। चलिए आगे देखिए, मनुष्यों में आत्र हुकवर्म रोग एस्केलेमिंथीज की किस प्रजाति के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए। ठीक है, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई को मान लेते हैं x, एक सेकेंड, चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगा? l का मान क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई से 24 अधिक यानी x से 24 अधिक, तो क्या हो जाएगा? x + 24। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब इसका परिमाप दिया 112, तो हम सभी जानते हैं आयत का परिमाप 2 × l + b ये होता है, और ये 112 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 × l का मान है x + 24, b का मान है x बराबर क्या हो जाएगा? 112। 2 से 112 को काटेंगे कितना बार में जाएगा? तो ये चला जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 56। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 24 बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 56 - 24। तो 56 में 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 में 4, 2, 5 में 2 गया 3, 32। x का मान आ जाएगा 2 से 32 को काटेंगे 16। x का मान कितना आ गया? 16। तो हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई माने है x + 16, तो x की जगह पे 16 लग दीजिए और 24, तो 24, 36, 10, 40। इसका आंसर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई आपका यही 16 होगा। चलिए फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है। 1 + cot थीटा - cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा + sec थीटा का मान क्या है? ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग 10th का निकालिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, जितने भी कॉट और कोसेक है सबको साइन कॉस में बदल दीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा। एक स्टेप बता देते हैं, उसके बाद बना लीजिएगा। 1 + cot थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोसेक थीटा का होगा 1 / साइन थीटा। ये आपका एक पार्ट हो गया। ये बिल्कुल 10th का क्वेश्चन है। 1 + ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोसेक का सेक का क्या हो जाएगा? 1 / cos थीटा।
अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, इधर से भी एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10th में मिल जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं, 2 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो हरी गेंद चुनने की संभावना निकालना है। तो प्रायिकता में होता क्या है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए। तो हरा गेंद कितना है? 20, ऊपर 20 रखेंगे और टोटल गेंद कितना है? 20 + 15 35। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर लाल गेंद का निकालना होता तो ऊपर रखते 15, बाकी नीचे 35। इस तरह से बनाया जाता है प्रायिकता को। चलिए आगे देखिए। यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में पहले से है और इसका माध्य 15 दिया हुआ है। और हम सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पर क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबके बीच में प्लस लगा दीजिए। इस तरह से 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28 और बटे कर दीजिए। कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10 कर देंगे और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? माध्य 15 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे पूरा तो कितना होगा? तो पूरा आपको जोड़ना है 6 3 9 7 16। ठीक है, 16 और 11 कितना हो जाएगा? 16 10 26 1 27, 27 15 कितना होगा? तो 37 और 5 कितना हो जाएगा? 42, 42 और 19 कितना हो जाएगा? तो 42 10 52, 8 60 61, 61 20 कितना हो जाएगा? 81, 81 और 25 कितना हो जाएगा? तो 81 और 20 ये हो जाएगा 101 और 5 106, 106 और 28 कितना हो जाएगा? तो 28 2 30 34, 134। तो 134 प्लस x बटे कितना हो जाएगा? 10। ये बराबर कितना हो जाएगा? 15/1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 134 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 10 150। तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 150 में 134 घटाएंगे तो 16। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको मैथ्स का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिर देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है तो ई अनुपात एफ का मान क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल है। ई का 30% यानी ई गुना 30/100 ये बराबर दिया है एफ गुना 60/100। तो यहाँ से निकालना है, 100 से 100 काट दीजिए। तो यहाँ से ई बटे एफ कितना हो जाएगा? तो इधर 60 है और ये 30 नीचे आ जाएगा, इधर 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि ई बटे एफ बराबर हो जाएगा 2 और नीचे 1। अगर अनुपात में निकालेंगे तो कितना आएगा? 2:1। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। एक तरफ मुहावरा है, दूसरे तरफ अर्थ है। तो आंखें दिखाना, अत्यधिक क्रोधित होना, ये बिल्कुल सही है। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, ये भी सही है। उल्लू बनाना, धोखा देना, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कमर कसना, तैयार होना, सब यहाँ पर सही है। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा ए ऑप्शन में ही। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, काली मिट्टी में अच्छी होती है कपास की पैदावार। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी बोला जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसका सबसे अधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है। तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, 1936 में बना था। ठीक, जिम कॉर्बेट उद्यान इसलिए बताएं क्योंकि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 11 है राष्ट्रीय उद्यान
और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछे तो नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, बाघ अभयारण्य है। चलिए, बताने को और भी बहुत सारा कुछ है, वो हम आपको नोट्स बनाकर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन बताना कौन सा गलत है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। गलत बताना कौन सा है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, होती है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये होती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं होती है। ठीक है, ये कथन गलत है। चलिए आगे देखिए। जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में डैश। तो जोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज वर्ण में, समाज वर्ण में, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दिया है वर्ण। अच्छा, यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया? 1834 में। यंग इटली की स्थापना पूछे 1831 में, 1831 में। अच्छा, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1853 से 1856 के मध्य हुआ था क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, इसलिए बता दिए। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जिसको सदाबहार वन भी बोला जाता है, ये वैसा प्रदेश होता है जहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे ऊपर होता है, वहाँ पर होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, जिसको सदाबहार वन भी बोला जाता है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या फिर सदाबहार वन की बात करें किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में मिलेगा, अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए यहाँ पर कथन कौन सा गलत है। चलिए कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो विडाल टेस्ट हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, ये हो जाएगा टाइफाइड। मॉन्टेक्स टेस्ट ये हमने बताया था, ये टीबी के लिए है। बाकी यहाँ पे टोर्निकेट टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा किसके लिए? डेंगू बुखार के लिए। एलिसा टेस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कई बार बता चुके हैं, एचआईवी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एचआईवी 5 नंबर में दिया है, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। और ये पीसीआर टेस्ट की बात करें, ये मलेरिया के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, यानी 4 3 2, और डी का 5 था और लास्ट में 1, 43,251। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है 43,251। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपश्रमिक मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेलामाइन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेलामाइन अपश्रमिक मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से आप सभी जानते हैं पेलाग्रा, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। 6.0 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा थैलेसीमिया।
थैलेसीमिया उस रक्त विकार का नाम है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो बता चुके हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड करता है कांच को नीला रंग। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? तो ये तर्क तंतु कहलाते हैं। तर्क तंतु, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो इसका सही जवाब है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछा जाता है लैक्टिक अम्ल। दही जो खट्टा होता है उसका कारण क्या है? लैक्टिक का जो लैक्टोस में बदल जाना है उसी के कारण होता है। ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? बताइए, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम उत्तक का काम क्या है? फ्लोएम उत्तक का काम क्या है? ये बता चुके हैं। तो जाइलम उत्तक का काम है पानी और खनिज लवण का संवहन करना। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? आंसर है सल्क पत्र में। प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 गुणसूत्र होता है प्याज में। चलिए आगे देखते हैं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति 7 सदस्यों वाली एक समिति था। हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम हंटर। चलिए, अच्छा, हंटर समिति की बात करें तो हंटर समिति के रिपोर्ट में जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की गई? तो 379। कितना? 379। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको नोट्स मिल जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पारित हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? आंसर है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे थे तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी है अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक
ठीक है, ग्वालियर रैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जिनको भी पूरा क्लास का नोट्स चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस का बैच आपका क्लोज हो चुका है। केवल अगर आपको नोट्स लेना है तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए, केवल नोट्स।